प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नागेश द्विवेदी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, जनता इंटर कॉलेज लखनऊ। आज के अध्याय 2 में स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के भाग 4 में हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। संधारित्र क्या होता है, समांतर पट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्रों का श्रेणी और समांतर संयोजन क्या होता है, कैसे करते हैं, और संधारित्र में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र भी निगमित करेंगे। फिर उसके बाद आंकिक प्रश्न होंगे और उसके बाद अभ्यास के प्रश्न दिए जाएंगे। तो आइए मेरी क्लास से जुड़िए और शुरू करते हैं संधारित्र से। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके सतह का विभव बढ़ता जाता है। यदि धनावेश हम दे रहे हैं तो धनावेश की मात्रा बढ़ने पर इसके सतह का विभव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती है इसके सतह का विभव बढ़ता है और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे हम C से लिखते हैं और इसे हम चालक की विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का सूत्र Q/V निकल रहा है, यानी कि चालक को दिए गए आवेश और उसके सतह के विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। ये एक नियतांक है, यानी कि ये चालक का अपना एक गुण है जो ये बताता है कि चालक कितना आवेश धारण कर सकता है। इसके सतह के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितना आवेश इस चालक को देना पड़ता है वही इसकी विद्युत धारिता है, यानी कि आवेश धारण करने की क्षमता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक हो गया धारिता का, और इसी को हम लोग फैराड या फैराड भी कहते हैं। 1 फैराड बहुत बड़ी धारिता है, मैंने पिछली बार चर्चा की थी। यदि किसी गोली चालक की त्रिज्या 9 × 10⁹ है तो मीटर है तो उसकी धारिता 1 फैराड होगी। 1 फैराड धारिता बहुत बड़ी धारिता है। डेली लाइफ में हम लोग जो कंडेंसर या कैपेसिटर्स यूज करते हैं उनकी धारिता माइक्रो फैराड ऑर्डर की होती है। गौर करें, वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये धारिता जो कि चालक के आकृति पर, आकार पर और इसके चारों तरफ के माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, इस धारिता C को कैसे बढ़ाएं, C के मान को कैसे बढ़ाएं। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात आई कि यदि विभव को गिरा दिया जाए, चालक के विभव को फाल कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो धारिता बढ़ जानी चाहिए। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक चालक नंबर 1 लिया, इसकी धारिता बढ़ाना चाहते हैं। इसके सामने एक दूसरा चालक जो कि उदासीन है उसको रखा, ये चालक नंबर 2 है। चालक नंबर 1 को आवेश दिया गया Q और इसके सतह का विभव V तक बढ़ गया, लेकिन सामने वाले चालक पर इंडक्शन हुआ, स्थिर विद्युत प्रेरण हुआ इस चालक की विद्युत क्षेत्र की वजह से, और इस चालक नंबर 1 ने चालक नंबर 2 के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। मैंने बताया था कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर परमाणुओं की बाहरी कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर अणुओं या परमाणुओं के बीच के खाली स्थान में अनियमित गति थर्मल मोशन करते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक नंबर 2 की बाईं सतह पर अट्रैक्ट होकर के आ जाते हैं और उतना ही धनावेश फार्दर सरफेस पर, दूर वाली सतह पर चालक नंबर 2 के दिखाई पड़ने लगता है, अपीयर हो जाता है। जो ऋणावेश स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण चालक नंबर 2 पर आया है, इसकी वजह से चालक नंबर 1 का विभव गिर जाता है। धारिता का सूत्र है Q/V। अब ये जो विभव है चालक नंबर 1 का, चालक नंबर 1 को आवेश दिया है, आवेश हमेशा हम उसको देते हैं जो चालक नंबर 1 जिसको हमने माना हुआ है। तो चालक नंबर 1 को दिया गया आवेश Q है और उसका विभव V है। इसके विभव V में फाल आता है क्योंकि इस ऋणावेश की वजह से भी अब इसके सतह का विभव
गिरता है। जो धनावेश स्थिर विद्युत प्रेरण की वजह से चालक नंबर 2 के फार्दर सरफेस पर आया, उसकी वजह से विभव बढ़ता है, लेकिन धनावेश थोड़ा ज्यादा दूर होने की वजह से विभव में उतनी वृद्धि नहीं कर पाता जितना कि ऋणावेश की वजह से गिरावट आती है, यानी कि फाइनली विभव चालक नंबर 1 का गिर जाता है और धारिता बढ़ जाती है। फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि यदि हम लोग चालक नंबर 2 के सेकेंड सरफेस यानी कि राइट सरफेस को, राइट वाले सरफेस को, दाहिने वाले सरफेस को ग्राउंडेड कर दें, जमीन से कनेक्ट कर दें, तो इसके विभव V2 को शून्य बनाने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर के ग्राउंड से इस आवेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये आवेश न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जो धनावेश है ये खत्म हो जाएगा और इस तरीके से केवल ऋणावेश बचेगा चालक नंबर 2 पर की बाईं सतह पर, और इसके कारण चालक नंबर 1 का विभव और गिर जाएगा। चालक नंबर 1 का विभव और फॉल कर जाने की वजह से धारिता का मान और बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने चालक नंबर 1, कंडक्टर नंबर 1 की धारिता को बढ़ाने के लिए उसके विभव को गिराने की या फॉल करने की युक्ति निकाली कि उसके सामने एक ग्राउंडेड अनावेशित चालक नंबर 2 रख दिया और इसके ऊपर ऋणावेश जो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण आया है, इसकी वजह से चालक नंबर 1 का विभव गिर गया और विभव गिरते ही धारिता बढ़ गई। तो ये जो पूरा सिस्टम बन गया चालक नंबर 1 और 2 का, इस पूरे सिस्टम, इस पूरे निकाय को ही हम लोग कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। गौर करें, इस सूत्र में C = Q/V सूत्र जब संधारित्र के लिए लगाते हैं तो Q चालक नंबर 1 जो कि अनग्राउंडेड है उसको दिया गया आवेश है, और V जो है वो चालक नंबर 1 का विभव है चालक नंबर 2 जो कि ग्राउंडेड है उसकी उपस्थिति में। या ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इसका विभव चालक नंबर 1 का विभव V है और चालक नंबर 2 का विभव 0 है क्योंकि वो ग्राउंडेड है, तो जो चालक नंबर 1 का चालक नंबर 2 की उपस्थिति में विभव है, पोटेंशियल है, वही इन दोनों का विभवांतर भी है। तो इस सूत्र में जो V नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, ये चालक नंबर 1 और 2 का विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि संधारित्र 3 प्रकार का होता है उसकी शेप के अनुसार। एक समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलाकार संधारित्र जिसमें A त्रिज्या और B त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय गोले होते हैं, बाहर वाला ग्राउंडेड रहता है, बाहर वाले का बाहरी सतह ग्राउंडेड रहता है, भीतर वाले को हम लोग आवेश देते हैं और गोलाकार संधारित्र बन जाता है। समांतर पट संधारित्र में 2 चालक प्लेटें होती हैं जिनमें कि बाईं वाली प्लेट चालक नंबर 1 है, दाईं वाली प्लेट चालक नंबर 2 है और इसका सेकंड सरफेस ग्राउंडेड रहता है। ये दोनों प्लेट एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी रहती हैं। ये समांतर पट संधारित्र है पहला वाला, दूसरा वाला गोलीय संधारित्र है, और इसी तरीके एक बेलनाकार संधारित्र भी होता है जो आपने देखा होगा जनरली फैंस में, पंखों में लगा रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स होते हैं जिसमें बाहर वाला ग्राउंडेड रहता है। ये बेलनाकार संधारित्र है, पहला है समांतर पट संधारित्र, दूसरा है गोलाकार संधारित्र और तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। आपके कोर्स में समांतर पट संधारित्र है तो हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे समांतर पट संधारित्र की। आइए देखते हैं समांतर पट संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता क्या होती है, इसका सूत्र निगमित करते हैं। चित्र में आपके समक्ष चालक नंबर 1 ये ऊपर बना हुआ है, चालक नंबर 1, नीचे चालक नंबर 2। ये 2 समांतर प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल A है, इनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी D है। ऊपर वाले चालक नंबर 1 को हमने Q आवेश दिया है और इसके ऊपर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है Q अपान इट्स एरिया, Q अपान एरिया। इतनी ही डेंसिटी का आवेश नीचे वाले चालक नंबर 2 की ऊपरी सतह पर आ गया है। नीचे वाले सतह को अंडरस्टूड है, ग्राउंड कर रखा है, ग्राउंडेड कर दिया गया है, तो इसका जो पॉजिटिव आवेश है वो जब भू संपर्कित होने की वजह से जमीन में चला जाएगा। ये यूं कहिए कि इलेक्ट्रॉन आकर के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब हम लोग देखें तो चालक नंबर 1 यानी कि अपर प्लेट और लोअर प्लेट, इन दोनों प्लेटों के बीच में किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या है। तो दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र
दोनों प्लेटों की पॉजिटिव प्लेट की फील्ड उससे अवे नीचे की ओर होगी और निगेटिवली चार्ज प्लेट जो सेकेंड प्लेट है द्वितीय कंडक्टर की फील्ड भी उसी प्लेट की ओर होगी। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि दो प्लेटों के बीच में जब हम फील्ड निकालेंगे दोनों प्लेटों की फील्ड यूनिफॉर्म होगी, एक समान होगी। और किसी एक समतल चादर की फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, दूसरी वाले की भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये अपर प्लेट की है, ये लोअर प्लेट की है, दोनों फील्ड एक ही दिशा में है इसलिए जुड़ जाएंगी। फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर योग होता है, चूंकि दिशा समान है इसलिए मैं डायरेक्ट परिमाणों को जोड़ रहा हूं। तो ईपी पी बिंदु पर नेट फील्ड निकल रही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में जो गैप अंतराल है इसमें ये फील्ड है और इस फील्ड को यदि हम दूरी d से गुणा करें तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर। बीच प्लेटों का विद्युत विभवांतर। तो सूत्र लगा रहा हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विभवांतर का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र गुणे उनके बीच, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिन दो बिंदुओं के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो हम चालक नंबर 1 और चालक नंबर 2 यानी कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं। ये प्लेटों का विभवांतर है, विद्युत विभवांतर। तो गौर करें, V का मान आ रहा है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा की वैल्यू Q अपान एरिया होती है तो हम Q अपान A लिखेंगे, तो QD अपान A एप्सिलॉन नॉट ये विद्युत विभवांतर का सूत्र आ जाएगा। और इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम धारिता निकालने में, तो धारिता निकल आएगी अतः समांतर पट संधारित्र की विद्युत धारिता। की विद्युत धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V। Q अपान V, V का ये मान पुट करें QD अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q कैंसिल हो जाएगा और C की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाई D। आप देख रहे हैं कि समांतर पट संधारित्र की धारिता निकल रही है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल यदि बड़ा होगा, एरिया के अनुक्रमानुपाती है C, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल यदि बड़ा होगा तो धारिता अधिक होगी। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि बीच की दूरी कम होगी तो धारिता ज्यादा होगी, बीच की दूरी यदि ज्यादा होगी तो धारिता कम होगी। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। यदि समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच हम लोग परावैद्युत भर दें, यहां पर अगर हम लोग पूरे में परावैद्युत भर दें तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक K हो तो धारिता क्या होगी, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि हम दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला परावैद्युत भरे तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र EP इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P अपान एप्सिलॉन नॉट। गौर करें, सिग्मा कंडक्टर प्लेट पर चार्ज की डेंसिटी है और माइनस सिग्मा नीचे वाले कंडक्टर प्लेट पर चार्ज की डेंसिटी है, आवेश घनत्व है। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत रखा जाएगा, भरा जाएगा, तो इसके परमाणु या अणु रेखीय यानी कि एकल दिशा में ध्रुवित हो जाएंगे, इनका लीनियर पोलराइजेशन हो जाएगा और इस वजह से डाइलेक्ट्रिक की ऊपरी सतह पर ऋणात्मक आवेश और निचली सतह पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा P है, बाउंड चार्ज डेंसिटी इसे कहते हैं और इसका सूत्र हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। सिग्मा P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई K। यदि इस सूत्र का उपयोग मैं यहाँ सिग्मा P की जगह कर दूं तो EP विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र डाइलेक्ट्रिक के भीतर निकल आएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट K। ये वैल्यू सिग्मा P की यहाँ पर पुट करके देखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि डाइलेक्ट्रिक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान K गुना घट जाता है, गिर जाता है। अब अगर इस EP के मान को हम D से गुणा करें तो प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर आ जाएगा।
प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर आ जाएगा ईपी इंटू डी से। चूंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है इसलिए डी से गुणा करने पर प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर आ जाएगा। सिग्मा की जगह क्यू अपान एरिया लिख लीजिएगा, तो सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट के आ रहा है और सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान एरिया पुट करने पर क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए के ये आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र आ गया है। इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें C इक्वल टू क्यू बाई वी में, तो धारिता C इक्वल टू क्यू बाई वी से प्राप्त हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैंने एक स्टेप यहाँ छोड़ दिया है, आप लोग खुद पुट करके देख लीजिएगा। V का ये मान यहाँ पुट कर दिएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कि परावैद्युत को बीच में भरने पर धारिता के गुना बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि परावैद्युत द्वारा भरे हुए कैपेसिटर और निर्वात वाले कैपेसिटर की धारिताओं का रेशियो के है। इसको अगर C0 मान लूं मैं, तो C और C0 का अनुपात के है, यानी कि यहां से परावैद्युतांक की परिभाषा भी निकल रही है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक वह मान है जिसके बराबर धारिताओं का अनुपात होता है यदि हम उस माध्यम को भर दें और दूसरी बार यदि माध्यम को न रखें, यानी कि निर्वात हो। तो माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम द्वारा भरे हुए संधारित्र की धारिता और निर्वात वाले संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। आप जानते हैं परावैद्युतांक किसी माध्यम का अभिलक्षणिक गुण है और ये विमाहीन मात्रकहीन राशि है, इसे सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में हम लोग इस प्रकार जोड़ते हैं कि संधारित्रों के अल्टरनेट प्लेट जुड़ी होती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में दिखाया गया है और नीचे वाले चित्र में n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में दिखाया गया है। मैं फिर से अलग से चित्र बना के आपको समझा रहा हूं कि जब हम लोग C1, C2, C3 और Cn धारिताओं के संधारित्र जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बैटरी का धन सिरा या पॉजिटिव टर्मिनल प्रथम संधारित्र की बाईं प्लेट से यानी प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर इसकी सेकेंड प्लेट को C2 की फर्स्ट प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर C2 की सेकेंड प्लेट को C3 की फर्स्ट प्लेट से जोड़ देते हैं और C3 की सेकेंड प्लेट को C4 के फर्स्ट प्लेट से जोड़ते हुए इस तरह की अल्टरनेट प्लेट जोड़ते हुए आखिरी संधारित्र की दाहिनी प्लेट को, राइट प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। बैटरी एक आवेश भेजती है जिससे सभी संधारित्र चार्ज हो जाते हैं। जब संधारित्र चार्ज हो जाते हैं तो स्थायी अवस्था आ जाती है और स्थायी अवस्था में आप देखेंगे कि सभी संधारित्रों पर बराबर आवेश आ चुका है। C1 की बाईं प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दाईं प्लेट के इनर सरफेस पर माइनस क्यू, दाहिने सरफेस राइट सरफेस पर C1 की राइट सरफेस, सेकंड प्लेट की राइट सरफेस पर आया हुआ आवेश C2 पर फ्लो कर जाता है और इस तरीके से C2 की बाईं प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दाईं प्लेट पर माइनस क्यू आवेश, इसी तरीके से सभी संधारित्रों पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश आता चला जाता है, यानी कि सभी संधारित्रों पर समान आवेश होता है। गौर करिएगा, संधारित्र की दोनों प्लेटों पर यदि कुल आवेश देखिए तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का परिणामी योग 0 होगा, लेकिन संधारित्र का काम है आवेश को स्टोर करना, तो बाईं प्लेट पर धनात्मक आवेश और दाईं प्लेट पर ऋणात्मक आवेश वो स्टोर करता है। संधारित्र के और भी उपयोग हैं, वो इनकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए श्रेणी क्रम में बैटरी ने आवेश भेजा और एक ही आवेश से सभी संधारित्र चार्ज हो गए और स्थायी अवस्था में सभी पर समान आवेश है, लेकिन वोल्टेजेस अलग अलग होंगे। तो पहले वाले पर V1 वोल्ट है का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरे पर V2, तीसरे पर V3, nवें पर Vn। तो आप देख सकते हैं कि सभी वोल्टेजेस का योग V1, V2, Vn सभी का योग Vn सभी का योग बैटरी के वोल्टेज के या विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज V है, तो V का ही कुछ पार्ट V1, V2, V3 के फॉर्म में डिवाइड होकर के इन कैपेसिटर की प्लेट्स पर अप्लाई हुआ है। अब आप देख सकते हैं सब पर आवेश समान है, धारिताएं C1, C2, C3 हैं, तो V1 की जगह हम लोग Q/C1 लिख सकते हैं, V2 की जगह हम लोग Q/C2 लिख सकते हैं और Vn की जगह Q/Cn लिख सकते हैं। V जो है नेट वोल्टेज है। यदि हम इन सभी संधारित्रों को हटाएं और इनकी जगह एक सिंगल संधारित्र लगाएं जिसकी धारिता C हो और वो अकेला कैपेसिटर ऐसा हो जो कि
अकेले वो वोल्टेज सहन कर ले, बियर कर ले, जो ये सभी मिल करके कर रहे हैं, और वो उसकी प्लेटों पर भी आवेश वही हो जो इनकी प्लेटों पर है Q, तो उस अकेले संधारित्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापक या तुल्य संधारित्र। तो यदि तुल्य संधारित्र की धारिता C मान ली जाए, इन सभी को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाया जाए जिसकी धारिता C है, तो हम लोग V की जगह लिख सकते हैं Q/C। C जो है तुल्य संधारित्र की धारिता है। अब आप देखिए पूरी इक्वेशन से ऊपर से दाहिने पक्ष में Q कॉमन होकर कट रहा है, तो सूत्र प्राप्त हो रहा है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन 1/Cn। आप देख रहे होंगे ये मैंने संधारित्र के लिए सूत्र निगमित कर दिया है। चित्र में थोड़ा सा मैं संशोधन कर देता हूं। यहाँ पे मैंने स्मॉल q यूज किया है डेरिवेशन में, इसलिए मैं स्मॉल q कर देता हूं। +Q - Q +Q - Q +Q - Q, इस तरीके से आवेश आए हुए हैं। चूंकि धारिता धनात्मक राशि है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जब 1/C1 1/C2 1/C3 का योग करोगे तो C का मान C1 C2 C3 में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा, यानी कि इस श्रेणी क्रम में टोटल धारिता कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमें सर्किट में 5 माइक्रोफैरेड की धारिता का संधारित्र लगाना है, हम मार्केट जाते हैं और हमको 10-10 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र मिल जाते हैं, तो हम 2 संधारित्र 10-10 माइक्रोफैरेड के ले आते हैं और उनको श्रेणी क्रम में लगा करके 1/10 + 1/10 से टोटल धारिता 5 प्राप्त हो जाती है। C का मान 5 आ जाता है और इस तरीके से हम 5 माइक्रोफैरेड की धारिता का कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़ के बना लेते हैं। अब आइए देखते हैं समांतर क्रम में किस प्रकार संयोजन करते हैं। समांतर क्रम में सभी चित्र में दिखाया गया है। ये 2 कैपेसिटर को समांतर क्रम या पार्श्व संयोजन भी इसको कहते हैं। पार्श्व क्रम में 2 संधारित्रों को जोड़े हुए दिखाया गया है। यहाँ पर N संधारित्रों का पार्श्व संयोजन दिखाया गया है। मैं चित्र में अलग से भी दिखा दे रहा हूँ कि ये C1 धारिता का कैपेसिटर है, ये C2 का, ये C3 का और ये Cn का। तो ये N कैपेसिटर्स हैं जिनकी प्रथम प्लेट एक बिंदु से कॉमन पॉइंट A से जुड़ी है। सेकंड प्लेट सभी संधारित्रों की कॉमन पॉइंट B से जुड़ी है। और आप देख सकते हैं A और B के बीच में जो वोल्टेज लगाया गया है वो वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज है। मान लीजिए यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है V वोल्ट की, यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई हुई है V वोल्ट की, तो V वोल्ट हमने आरोपित किया है, V वोल्ट हमने आरोपित किया है। तो सभी संधारित्रों की प्लेटों पर विभवांतर वही होगा जो बैटरी का वोल्टेज है, यानी कि A और B बिंदुओं का वोल्टेज है। तो C1 की प्लेटों का भी वोल्टेज है, C2 की प्लेटों का भी वोल्टेज V ही है और C3 का भी, Cn का भी वोल्टेज समान है, लेकिन सब पर धारित आवेश अलग अलग होंगे क्योंकि धारिताएं उनकी अलग अलग है। प्रथम वाले पर मान लीजिए +Q1 - Q1 आवेश है, दूसरे वाले पे +Q2 - Q2 आवेश है। इस तरीके से आप मानते चले जाइए, लास्ट वाले पे +Qn - Qn। तो टोटल आवेश बैटरी द्वारा भेजा गया टोटल आवेश जो स्थायी अवस्था में इन पर Q1 Q2 Q3 Q4 Qn के फॉर्म में दिख रहा है, वो टोटल आवेश मान लें Q है, तो Q = Q1 + Q2 + Q3 आवेश संरक्षण सिद्धांत से +Qn। अब हम लोग Q1 की जगह C1 भी लिख सकते हैं, Q = CV फार्मूला, Q2 की जगह C2 भी लिख सकते हैं, इसी तरीके Qn की जगह Cn भी लिख सकते हैं। यदि हम इन सभी संधारित्रों को हटाएं और एक सिंगल संधारित्र से इसको रिप्लेस करें जिसकी धारिता C हो, तो उस कैपेसिटर को इन सभी का तुल्य संधारित्र कहेंगे और वो वही वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज V है वो सहन करे अपने अक्रॉस अपने प्लेटों पर, और उस पर टोटल चार्ज वो हो जो ये सब मिलकर ले रहे हैं, तो उस अकेले संधारित्र को हम तुल्य संधारित्र कहते हैं। यदि तुल्य संधारित्र की धारिता C है तो Q की जगह हम लोग C × V लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी प्लेटों पर वोल्टेज वही है जो इन सभी के है और वो अकेला वो पूरा आवेश ले रहा है जो ये सब मिल करके ले रहे हैं, तो इसलिए उसको हम तुल्य संधारित्र कहते हैं। उस तुल्य संधारित्र की धारिता यदि C हो तो ये समीकरण बन जाएगी। पूरी इक्वेशन से V कैंसिल हो रहा है, राइट साइड से V कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा और C का सूत्र प्राप्त हो रहा है C1 + C2 + Cn। अब आप देख रहे हैं कि समांतर क्रम में धारिताओं का सीधा योग हो रहा है। धारिता धनात्मक भौतिक राशि है, इसका मतलब टोटल धारिता समांतर क्रम में बढ़ जाती है। मान लीजिए हमें 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लगाना है किसी विद्युत परिपथ में और मार्केट जाते हैं, हमें 2-2 के 5 मिल जाते हैं, 10 का नहीं मिलता, तो हम 2-2 के 5 ले आएंगे, उनको पैरेलल में कंबाइन करके समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित करके 10 माइक्रोफैरेड धारिता प्राप्त हो जाएगी, यानी कि समांतर क्रम में धारिता बढ़ जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्र में संचित
विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब हम लोग संधारित्र की प्लेटों को आवेश देते हैं किसी बैटरी से कनेक्ट करके, तो बैटरी बाई प्लेट को लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे देती है पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन जाकर के इसके राइट सरफेस के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो इंडक्शन से पैदा होता है, ये हम बता चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इस कैपेसिटर को चार्ज किया है बैटरी की मदद से, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि दो प्लेट संधारित्र की डी दूरी पर हैं और हमने इस वाली प्लेट से आवेश निकाल करके इस पर भेजा। दो अनावेशित प्लेटें ले लें और ये मान लें कि राइट वाली प्लेट नंबर 2 से आवेश को, पॉजिटिव आवेश को हम ट्रांसफर कर रहे हैं बाई वाली प्लेट पर। फाइनली इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा और जितना आवेश इससे निकालकर 1 नंबर प्लेट पर भेजोगे सेकंड नंबर से, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू के बराबर राइट वाली प्लेट पर। तो अब आप देख सकते हैं कि संधारित्र चार्ज हो गया है। हम ये मान लें कि आवेश के मान को हम 0 से Q तक बढ़ा रहे हैं। किसी बीच की अवस्था में आवेश Q डैश दे चुके हैं, तब इसके प्लेटों का बीच का विभवांतर V डैश हो चुका है और धीरे धीरे आवेश बढ़ाते जा रहे हैं। छोटे छोटे मात्रा आवेश की सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लीजिए एक बार में डेल्टा Q डैश आवेश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेल्टा Q डैश ट्रांसफर होते होते फाइनली आवेश Q तक हमें बढ़ा देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो डेल्टा Q डैश आवेश को ट्रांसफर करने में को सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की ओर ले जाने में कृत कार्य निकालें यदि, तो कृत कार्य निकलेगा डेल्टा W डैश इज इक्वल टू V डैश इंटू डेल्टा Q डैश। गौर करें V डैश का मान Q अपान C डैश है, डेल्टा Q डैश आवेश को हम ले जाने में कार्य कर रहे हैं। गौर करिएगा दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र दाईं ओर डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, और हम धन आवेश को ले जा रहे हैं ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर। तो हमें बाह्य बल लगाकर कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य अगर हम टोटल करके इन छोटे छोटे कार्यों का टोटल करके टोटल कार्य निकालें तो हमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए या समेशन कर देना चाहिए। तो मैं इंटीग्रेट करके टोटल कार्य निकाल रहा हूं, और ये टोटल बाह्य बल द्वारा कृत कार्य ही संचित ऊर्जा बन जाता है, यानी कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो गौर करें कि यहाँ Q डैश है, Q डैश अपान C को बाहर ले लें 1 अपान C, इंटीग्रेशन आ रहा है Q डैश। जब चार्ज बहुत स्मॉल ले जाओगे तो डेल्टा Q डैश को हम dQ डैश लिख सकते हैं, डेल्टा Q डैश को dQ डैश लिख सकते हैं। यदि चार्ज बहुत छोटा है तो लिमिट 0 से Q लगाकर हम लोग इंटीग्रेट करें, टोटल वर्क डन निकालें, और इंटीग्रेशन के सूत्र से ये Q डैश स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यानी कि 1 बाई C Q डैश स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और जब लिमिट लगाएंगे 0 से Q तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C, यानी कि Q स्क्वायर बाई 2C। ये पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल सूत्र आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक सूत्र ये बन रहा है, दूसरा सूत्र बनेगा हाफ CV स्क्वायर। अगर Q की जगह CV लिखें और C की जगह Q बाई V लिखें तो हाफ QV सूत्र भी बनेगा। और आप देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है प्लेटों के बीच। यदि हम लोग Q की जगह सिग्मा A लिखें और C की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी अपान वॉल्यूम का सूत्र हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर भी बन जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी का सूत्र है एकांक आयतन में, इसको ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। आप लोग Q का मान सिग्मा A लिख लीजिएगा, C की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख लीजिएगा, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 प्लेटों के बीच फील्ड होती है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 की जगह E लिखिएगा तो ये सूत्र आ जाएगा।